नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में मंत्रालय का बंटवारा हो गया है। रविवार देर रात मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए। खास बात यह है कि गृह और वित्त मंत्रालय जैसे अहम विभाग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास ही रखे हैं। अनिल विज को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। परिवहन और ऊर्जा की जिम्मेदारी अनिल विज संभालेंगे, तो वहीं श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई। उसके साथ ही सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग भी दिया गया है। इसके अलावा आरती राव को स्वास्थ्य विभाग, राव नरवीर को उद्योग और पर्यावरण विभाग, वहीं अरविंद शर्मा को जेल विभाग दिया गया। कृष्णलाल पवार को विकास एवं पंचायत विभाग के साथ साथ खान और भू विज्ञान विभाग भी दिया गया है। महिपाल ढांडा को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया। विपुल गोयल को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया है। वहीं श्याम सिंह राणा को कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ मत्स्य मंत्रालय सौंपा गया है। रणबीर गंगावा को सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग विभाग और लोक निर्माण विभाग सौंपे गए हैं। तो ये वो नाम हैं जिनको अलग अलग जो पदभार दिए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जुड़ गए हैं। सचिन, मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है और जो तमाम अहम विभाग हैं वो मंत्रियों को सौंप दिए गए, लेकिन गृह और वित्त मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखा है। हाँ जी, देखिए ये जो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बंटवारा हुआ है, इसमें एक साथ लग रही है कि जिस तरीके का मैंडेट हरियाणा में बीजेपी को मिला है, तो उसमें अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ग्रिप जो है सरकार में वो साफ जो है झलक रहा है। इसमें अब जो बंटवारा हुआ है विभागों का, उसमें देखेंगे गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है, एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अर्बन एस्टेट जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। तो इसमें एक चीज बात झलक रही है कि मुख्यमंत्री का इसमें जो है नायब सिंह सैनी का जो है और उसमें ग्रिप जो है सरकार के ऊपर जो है। बाकी जो विभागों का बंटवारा देखेंगे आप, तो ये बेसिकली रीजन और उसके हिसाब से जो है तमाम चीजें जो है वो बैलेंस की गई है इसमें। पर एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री जो है तमाम जो अहम विभाग जो हैं उनको जो है वो संभालेंगे, उनको जो है देखेंगे। साथ में देखेंगे अनिल विज जो है जो सेकंड सीनियर मोस्ट है यहाँ हायरार्की में मुख्यमंत्री के बाद जो है, तो उनको एनर्जी और ट्रांसपोर्ट विभाग जो है वो दिया गया है। और साथ में जो कृष्णलाल पवार हैं उनको पंचायत विभाग जो है वो दिया गया है। और जो दो महिलाएं हैं इस मंत्रिमंडल में, उनमें श्रुति चौधरी जो है, तो महिला और बाल विभाग विकास जो डिपार्टमेंट है वो श्रुति चौधरी के हिस्से आया है। पर आरती सिंह राव के हिस्से भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन है, रिसर्च जो है और आयुष विभाग है वो दिया गया है। तो इसमें जो राव इंद्रजीत की जो स्टैंप है उसमें वो साफ जो है वो झलकती है। आरती सिंह राव को जो है जो मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल में जो विभाग जो है स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो दिया गया है। जो दो मिनिस्टर्स हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, उनमें आप देखेंगे राजेश नागर जो है उनको फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो दिया गया है। और साथ ही गौरव गौतम जो है ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये भी उनको यूथ एम्पावरमेंट, क्योंकि ये यंगेस्ट मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी सरकार में, तो इनको यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये इंडिपेंडेंट चार्ज जो है इनके पास दिया गया। स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स खेल विभाग भी इनके पास है। तो ये विभागों का बंटवारा जो है बिल्कुल उस हिसाब से किया गया। रणबीर सिंह गंगवा के पास जो है पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो दिया गया है। साथ में आप देखेंगे अरविंद कुमार शर्मा जो है, जो ब्राह्मण चेहरा है इस सरकार में, उनके पास कॉर्पोरेशन जेल विभाग जो है जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो भी है अरविंद शर्मा के पास। विपुल गोयल के पास रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी दिया गया है विपुल गोयल को। महिपाल ढांडा जो जज चेहरा है इस सरकार में, उनके पास स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। और राव नरदीप सिंह उनके पास बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जो है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बिल्कुल, तो सभी को अपने कद के हिसाब से सचिन मंत्रालय मिल गए हैं और अब बारी है हरियाणा को बदलने की, काम करने की। जो तमाम बातें कही गई थी उस पर आगे बढ़ने की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।
और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गागनगीर इलाके में आतंकियों ने गोली मारकर एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में 5 लोग दूसरे राज्यों से हैं। आतंकियों के हमले में 5 मजदूर भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। सभी मजदूर केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे सुरंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। आतंकी हमला जिस इलाके में हुआ है वो सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनाव क्षेत्र गांदरबल विधानसभा में आता है। इससे पहले 16 अक्टूबर को शोपियां में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो बड़ा आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, जहां पर गांदरबल में 2 आतंकी कहा जा रहा है कि पहुंचे थे और 7 लोगों की इसमें जान गई। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि कल वहां पर पूरा हुआ क्या था। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले की जो जगह है गांदरबल है। हमला आतंकी हुआ और निशाना बनाया गया टनल प्रोजेक्ट में जो मजदूर काम कर रहे थे उन लोगों को निशाना बनाया गया और हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। और हमले की जिम्मेदारी की अगर बात करें तो आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब जो सुरक्षा बल है वो अपना काम कर रहे हैं और लगातार उस पूरे इलाके को घेरा गया है ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके। और इन सब के बीच आतंकी हमला एक निर्माणाधीन सुरंग के पास हुआ। घटनास्थल पर सुरक्षा बलों की टीम मौजूद है और ये जो पूरी तस्वीर है, इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है जबकि डीजीपी समेत टॉप अधिकारी मौके पर है। यह हमला तब किया गया जब गांदरबल में सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर और दूसरे कर्मचारी अपने शिविर में लौट आए थे। जिन लोगों पर हमला किया गया वो जेड मोड़ सुरंग पर काम कर रहे थे, वो निर्माण टीम का हिस्सा थे। वो मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गगननीर को सोनमर्ग से जोड़ती है वो जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर आतंकियों ने इन लोगों को अपना निशाना बनाया है। अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मौत हुई है, चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन लोग हैं। जो गुरमीत सिंह है गुरदासपुर पंजाब से है, अनिल कुमार शुक्ला है ये मध्य प्रदेश से है, कलीम बिहार से है। इन लोगों की आतंकी हमले में मौत हुई है। मोहम्मद हनीफ बिहार से ताल्लुक रखते हैं, मोहम्मद फहीम ये भी बिहार से हैं और शशि हैं ये जम्मू से हैं। तो ये वो नाम है जो कल आतंकी हमले में मारे गए हैं। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में आतंकी हमले को गृह मंत्री अमित शाह ने कायरतापूर्ण बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमला एक घृणित कृत्य है। इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से कठोर जवाब का सामना करना पड़ेगा। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह एक्स पर पोस्ट आया है। उन्होंने आगे लिखा कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। वही इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं गगनगीर में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस घृणित कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी है। हमारे बहादुर जवान जमीन पर हैं और वो सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवादियों को उनकी कार्रवाई के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। वही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमले की खबर बेहद दुखद है। ये लोग इलाके में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे। मैं निहत्थे निर्दोष लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादी हमले की निंदा की है। गांदरबल जम्मू कश्मीर में कायराना आतंकी हमले में नागरिकों की हत्या अत्यंत निंदनीय है। निर्दोष नागरिकों की हत्या करके आम जनता के बीच हिंसा और दहशत फैलाने जैसे कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध हैं। इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। तो प्रियंका गांधी की तरफ से ये शोक संदेश आया था। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जम्मू कश्मीर में निर्दोष मजदूरों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं शहीद मजदूरों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस कठिन समय में उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने के लिए उनके
साथ है। तो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हमलों का जो सिलसिला है, चलिए हम वो आपको बताते हैं किस तरीके से बीते कुछ समय से ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। 16 अक्टूबर 2024 शोपियां में दूसरे राज्य के युवक की हत्या कर दी गई। 8 अप्रैल 2024 शोपियां में ही दिल्ली के परमजीत सिंह की हत्या हुई थी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो 17 अप्रैल 2024 बिहार के शंकर शाह की हत्या की थी आतंकवादियों ने, और 22 अप्रैल 2024 राजौरी में मोहम्मद रज्जाक की हत्या की गई, और कल के हमले में 7 लोगों की जान गई है। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है और इस सिलसिले पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक सिर उठा रहा है। इस बीच बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स को बड़ी कामयाबी मिली है। चिनार कॉर्प्स ने एक आतंकी को मार गिराया है जिसके पास से हथियारों का जखीरा मिला है। तो ये इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देर रात ही पूरे इलाके को घेर लिया गया था और अब ऑपरेशन सूरज की पहली रोशनी के साथ शुरू हुआ है। बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स का जो पूरा दस्ता था उसने एक आतंकी को मार गिराया है। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के रोहिणी इलाके में धमाका मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच, एनएसजी, एनआईए, एफएसएल की टीमें जांच में जुटी हुई है। एबीपी न्यूज ने धमाके वाली जगह के ठीक सामने ज्वेलरी शॉप की निगरानी करने वाले गार्ड से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जब ये बम फटा तब आप लोग कहाँ पे थे? बम फटा तो मैं यहीं पे था। धुआं बहुत तंगड़ा उठा था, काफी तंगड़ा। उस धुएं के अंदर सफेद धुआं था, उसमें कोई नजर नहीं आया। हाँ, किस तरह की आसपास की स्थिति हो गई थी कि काफी सारा सामान जो है टूटा हुआ नजर आ रहा है, क्या क्या स्थिति हो गई? यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल था, भीड़ बहुत ज्यादा थी। इस साइड में भीड़ थी, उस साइड में कुछ नहीं था। ये तो भूकंप वाली स्थिति हो गई थी, क्या हो गया? मुझे तो कुछ वही पता ही नहीं लगा कि क्या कैसे क्या हुआ। धुआं बहुत तंगड़ा था। आवाज कितनी तेज आई? बहुत तंगड़ी, बहुत ही तंगड़ी। हाँ, इस आवाज से तो पूरा सारा ही हिल गया। हाँ, ये सब ऊपर गिरे आगे पटाखे से। गिर के आपके सर के ऊपर गिर गया? और कहीं कहीं लगे, कहीं हम तो मंजन करने जा रहे बुरुस, तब तक तो चल गया। अच्छा, कितने बजे की ये घटना हुई? ये हुई है 7:40 पे। तो आप लोगों ने क्या किया? जो मालिक है उनको फोन करा, मालिक को फोन करा, मालिक को बुलाया। सबसे पहले उन्हीं को सूचना दी हमने कि ऐसे ऐसे बम विस्फोट हो गया यहाँ। तब वो लोग आए, तब फिर उसके बाद में फिर पुलिस वाले भी सभी लोग आए। हाँ, सारा कुछ इंक्वायरी हो रही है। आप किस दुकान की निगरानी कर? ये अपनी है, ये भगवती ज्वेलर जी। जब ये पूरी घटना हुई तो आप कहाँ पे? जब ये घटना हुई, जब हम यहीं पर थे और सुनसान एरिया था उस टाइम पर, सुबह का वक्त था, सभी आने जाने वाले थे। संडे का माहौल था, इसलिए जो ना स्कूल में कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, गाड़ियां भी नहीं थी। तो जो अचानक ही एकदम की विस्फोट हुआ, जब तो एकदम की बिल्डिंग हिलने लगी, शीशे वगैरह एकदम की गिरे। उस टाइम ये समझ में नहीं आया कि भूकंप आ रहा है, क्या हो रहा है। और एकदम की खंभे बिजली के हिलते हुए दिखाई दिए, तो ऐसा लगा कि शायद लाइट की स्पार्किंग की वजह से ये धमाका हुआ होगा। फिर थोड़ी देर में सारी पब्लिक इकट्ठी होगी, 5 मिनट में लगा कि भूकंप है। ऊपर से ये सारी लाइटें हैं, कैमरे हैं और बोर्ड वगैरह टूट के गिरने लगे। तो सारे निकल करके घरों से बाहर खड़े हो गए। बाहर के पीछे से भी आ गए सारे, पीवीआर तक के 300 मीटर तक बता रहे हैं कि इसकी आवाज़ गई और बिल्डिंगें हिली हुई हैं। फिर पब्लिक इकट्ठी हो गई, सबने देखा बहुत धुआं उठा हुआ था, बहुत ज़्यादा व्हाइट रंग का धुआं था। ये बताइए, जब ये विस्फोट हुआ तब तो आप बता रहे हैं कि आप लोग यहीं पे थे, तो आप लोगों की आंखों के सामने हुई, तो क्या धुएं का गुबार आप सबकी तरफ भी आया? नहीं, यहाँ नहीं आया। वो बाउंड्री में उससे उसमें उसी तरफ से उठता हुआ चला गया। यहाँ कुछ नहीं आया। यहाँ तो सिर्फ स्पार्किंग सी आवाज आई है, बिल्डिंगें हिली हैं और सामान टूट फूट हुई है बस। आप लोगों को भी ऐसा लगा कि भूकंप आ गया? हाँ, बस यही महसूस हुआ कि भूकंप आ गया। और आगे जो ना विस्फोट हुआ जबरदस्त, कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम क्या हो रहा। फिर सारी पब्लिक 5 मिनट में इकट्ठी हो गई, फिर पुलिस वगैरह है सभी आए, अपना तहकीकात करते रहे। गनीमत के स्कूल बनता वरना और नुकसान हो। सर, संडे का माहौल था, इतना बढ़िया रहा ना, तो पता नहीं कितने बच्चों की जान जाती, कितनी गाड़ियां उड़ गई होती, बसों का नुकसान होता, पब्लिक का भी होता। लवपुड़ी वाला का होटल ये चालू हो गया था, पर फिर भी कोई गाड़ी नहीं थी। यहाँ एक ही गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके शीशे उड़े हुए थे बस का। तो ये जो धमाका हुआ है, इसने दिल्ली के दिल दिमाग में एक डर बैठा दिया है। सुबह सुबह एक धमाके और धुएं के गुबार ने दिल्ली को बेचैन कर दिया। दिल्ली की रोहिणी ब्लास्ट की जांच अब एनआईए को दे दी गई है।
इस धमाके ने राजधानी को डरा दिया कि दिल्ली में जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। धुएं का इतना बड़ा गुबार जिसने भी देखा, पहली नजर में ये लगा कि ये जरूर कोई आतंकी धमाका है। सुबह 7:40 पर यह धमाका दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री वॉल पर हुआ। दूसरे वीडियो में धमाका और साफ दिखा। धमाका जोरदार था। संडे की सुबह बहुतों की नींद इसी से टूटी। प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास कई दुकानों और गाड़ियों के शीशे चटक गए। थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। फौरन बाद एनएसजी कमांडोज भी बुला लिए गए। पूरा इलाका सील करके फॉरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू कर दी कि ये किस तरह का धमाका था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम है, इसके अलावा एनआईए जैसी तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की टीम जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद है और एविडेंसेस, सबूत जो है वो इकट्ठा करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। फौरी तौर पर इसे देसी बम का धमाका माना जा रहा है, लेकिन तीव्रता और धुएं को देखते हुए जांच टीम तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। ब्लास्ट की जगह से सफेद पाउडर, सेल और तार मिले हैं। दीवार के जिस हिस्से को नुकसान पहुंचा है, फॉरेंसिक टीम ने उसके भी सैंपल इकट्ठे किए हैं। एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि जो उनके एडवांस इक्विपमेंट है उनके सहारे जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आपको एक छलनी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें जो दीवार का टूटा हुआ टुकड़ा है जिसमें ईंट और बजरी है उसको छान करके, लेकिन उसमें जो फॉरेन एलिमेंट होगा उस फॉरेन एलिमेंट की जाँच जो है वो यहाँ पर एनएसजी के कमांडोज की तरफ से जो है वो की जा रही है। धमाके की जगह का जो सबसे साफ वीडियो है उसमें कोई संदिग्ध नहीं दिखा है। आसपास के और भी सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद के लोनी से आ रही, जहां पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुशर्रफ नाम के व्यक्ति को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। मामला लेन देन का बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो आर्थिक लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और मुशर्रफ नाम का व्यक्ति है जो लोनी में बदमाशों का शिकार हुआ है। बदमाशों ने गोली मार दी और ये पूरा जो मसला है अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पंजाब के होशियारपुर में पिता और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। अंधाधुंध फायरिंग में 2 बच्चे भी घायल हुए हैं, जिसमें से एक की उम्र 3 साल है। पुलिस ने आपसी रंजिश में दोहरे हत्याकांड का शक जताया है। तो पंजाब के होशियारपुर में बेहद सनसनीखेज वारदात हुई है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में टिकटों की रेस में बीजेपी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से आगे निकल गया है। आज बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल जारी कर दी। महाराष्ट्र में खबर थी कि दोनों गठबंधन 28-28 सीटों पर फंसे हुए हैं। बीजेपी ने टिकटों पर पहले सस्पेंस तोड़ा। पार्टी ने पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए। इनमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी सीट से, सुधीर मुंगटीवार बल्लारपुर से, गिरीश महाजन जामनेर से, राम कदम घाटकोपर पश्चिम से, आशीष शेल्लार वांद्रे पश्चिम से उम्मीदवार होंगे। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे कंकावली से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को भोकर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहाँ पर उम्मीदवार के बारे में जो 5 साल उन्होंने काम किया है, ये सारा कैलकुलेशन करके सीट मिली है। सारे उम्मीदवार अच्छे से जीतेंगे। अच्छी लिस्ट हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। वहीं मातोश्री में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई, लेकिन पहली सूची आज भी नहीं आ पाई। उद्धव की शिवसेना ने बीजेपी पर वोटरों की हेराफेरी का आरोप लगाकर नई सनसनी जरूर फैलाई। विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अभी मालूम है आपको? जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। महाविकास अघाड़ी के तोलमोल में समाजवादी पार्टी भी 12 सीटें मांगकर नया पेच डाल चुकी है। पार्टी 5 उम्मीदवार घोषित भी कर चुकी है और कोशिश में है कि यूपी की दोस्ती के एवज में कांग्रेस अपने हिस्से की 4 से 5 और सीटें उसके लिए छोड़ दे। हम नहीं चाहते हैं कि ये सीटें इंडिया अलायंस
लूज कर दे, ये हमने अखिलेश जी उसके पार्टनर है ना, हमने बताया उनको ये बातें। अब आप जाइए मालेगांव, धुलिया, 3-4 सीट मिल जाए तो ठीक है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। वहीं झारखंड में टिकटों को लेकर इंडिया अलायंस की पार्टियों के 13 की नौबत आ गई है। कांग्रेस और जेएमएम के 70 सीटें आपस में बांट लेने पर आज आरजेडी भड़क गई। उसने कह दिया कि 12-13 सीटें लड़ेंगे ही, हम कोई गला कटाने के लिए नहीं। 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आ रहा है। इस बार विरोध का खूंटा तेजस्वी यादव ने गाड़ा है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, जिनमें 70 पर कांग्रेस और जेएमएम ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बाकी 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट के लिए छोड़ी हैं। लेकिन राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का ये ऑफर तेजस्वी यादव को कबूल नहीं है। राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी रांची में थे। हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई, सीट बंटवारे को लेकर बात हुई। आरजेडी का दावा है कि उसे 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने को कहा गया है। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट न हमारे कार्यकर्ता को, न हमारे मतदाताओं को, न हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। पिछले चुनाव में आरजेडी 7 सीटों पर लड़ी थी और इस बार वो ज्यादा सीटें चाहती है। मनोज झा ने कहा कि सोमवार को सारी सीटों और सभी उम्मीदवारों के बारे में तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अब बात करते हैं दिल्ली प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लेकिन सियासत एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रही है। दिल्ली सरकार ने जहरीली हवा के लिए फिर बीजेपी को जिम्मेदार बताया, तो बीजेपी ने भी पूछ लिया कि केजरीवाल प्रदूषण के लिए अब पंजाब का नाम क्यों नहीं लेते। दिल्ली में दिन का आगाज धुंध में लिपटी सुबह के साथ हुआ। धूप निकली तो सीएम आतिशी और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रदूषण के सबसे बड़े हॉटस्पॉट आनंद विहार इलाके में पहुंचे। बस टर्मिनस पर प्रदूषण कंट्रोल करने के इंतजाम का जायजा लिया और फिर दिल्ली की जहरीली होती हवा के लिए यूपी की बसों को जिम्मेदार ठहरा दिया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उनकी 100% बसें आज भी डीजल बसेस हैं। आनंद विहार के इलाके में प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है सड़क पार करके जो कौशाम्बी बस स्टेशन है, जहां पे यूपी की हजारों डीजल बसेस आती हैं। आतिशी पर पलटवार करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पराली जलाने वाले पंजाब का नाम क्यों नहीं लेती। जो कुछ अच्छा होता है आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि वो हम कर रहे हैं, जो खराब होता है तो किसी से हरियाणा पे डाल देंगे, कभी यूपी पे डाल देंगे, कभी अब पंजाब का नाम नहीं लेते। इस सबके बीच दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार रहा। साथ ही यमुना नदी भी तीसरे दिन लगातार सफेद झाग से पटी नजर आई। पॉल्यूशन की स्थिति को संभालने में आम आदमी पार्टी का ना तो कोई इंटरेस्ट है और ये पूरी तरह विफल है। तो आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये भी है कि अक्टूबर के महीने में ही दिल्ली सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है, तो यमुना अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सवाल ये है कि प्रदूषण को लेकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का सिलसिला कब तक चलेगा। दिल्ली को साफ हवा, पानी की गारंटी कौन देगा। वहीं बहराइच में बुलडोजर एक्शन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई, जिसमें बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी गई। जिन 23 लोगों को नोटिस दिया गया था, उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। हालांकि इस मामले में रेगुलर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अवैध अतिक्रमण को लेकर जब PWD ने लोगों को नोटिस दिया तो यहाँ रहने वाले खुद ही अवैध निर्माण तोड़ने लगे। इलाके में पूरी खामोशी छाई हुई है। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि वो काफी समय से यहाँ रह रहे हैं, अब वो जाएं तो कहाँ जाएं। यूपी के बहराइच में बुलडोजर एक्शन का खौफ इस कदर है कि लोग खुद ही अपना घर खाली कर रहे हैं। कोई दुकान खाली कर रहा है तो कोई घर से सामान निकाल रहा है। बुलडोजर के डर से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये देखिए, कुछ और लोग
कल यहाँ पे जो शटर था वो निकाला जा चुका है और ये आज जो बाकी चीज़ें हैं उसको खुद से लोग यहाँ तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन घरों में जो लोग रह रहे थे वो लोग कल अपना सामान लेकर के यहाँ से जा चुके हैं। 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान इसी इलाके में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, जिसके बाद 18 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत कई लोगों के घरों पर नोटिस चिपका दिया था और अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा था। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। उनका कहना है कि किसी और की किए की सजा उनको मिल रही है। कुछ ऐसा ही हो रहा है पप्पू जायसवाल के साथ। पप्पू का घर भी अवैध अतिक्रमण की कैटेगरी में है। घर के नीचे जो पंचर बनाने की दुकान है वही पूरे परिवार का सहारा है। पप्पू का कहना है कि इलाके के कई मकान उनकी पुश्तैनी जमीन पर ही बने हैं, लेकिन आज उनका अपना घर भी टूटने की कगार पर है। अब कहाँ जी भाई, अब तो दिन मैदान में रहे भाई, मैदान में वो कौन उपाय है, टूट ही तो जाएगा लेकिन यह कौन उपाय है। इस बीच बहराइच में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। आयोग ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है।